ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 14 जुलाई के सभी करंट अफेयर एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक सेशन को पूरा देखिए। सारे फैक्ट, सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। पीडीएफ भी ले लीजिएगा डेली करंट अफेयर की, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 जुलाई के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा रहा है? तो देखिए, एक इंडेक्स है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे रहने लायक शहर कौन सा है। अब किस आधार पर? तो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए। फॉर एग्जांपल, किसी भी देश में हेल्थ सेक्टर कितना अच्छा है, वहां का एजुकेशन कितना अच्छा है, जीवन प्रत्याशा दर कितनी ज्यादा है, मतलब लोग ऑन एवरेज कितना ज्यादा जीते हैं, इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, और आतंकवादी गतिविधियां कितनी ज्यादा कम है। इन सभी आधार पर देखा जाता है कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। तो इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026। इसमें सबसे रहने लायक शहर घोषित किया गया है कोपेनहेगन। कहां पर है? यूरोपीय देश डेनमार्क का शहर है कोपेनहेगन, जो कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहले स्थान पर रखा गया। देखिए, यहां पर इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का कौन सा शहर या कौन सी सिटी टॉप पर रही। तो आपको पता है, इंडिया में इस इंडेक्स में नई दिल्ली को टॉप पर रखा गया है। हालांकि इस इंडेक्स में नई दिल्ली को जो रैंक दी गई है वो है 120। 173 सिटीज को यहां पर रैंक किया गया। पहले पर तो हो गया डेनमार्क का कोपेनहेगन, लेकिन अगर हम इंडिया की टॉप सिटी की बात करते हैं इस इंडेक्स में, तो 120वें नंबर पर रखा गया है नई दिल्ली को। यह इंडिया का सबसे सुरक्षित शहर है, लेकिन ग्लोबल लिस्ट में 120वीं रैंक पर है। इसके अलावा भारत के अदर शहरों की रैंक देखें तो मुंबई को 121 रैंक पर रखा गया। चेन्नई की बात करें तो ये 123 रैंक पर है। बेंगलुरु की बात करें तो ये 127 रैंक पर है। 173 सिटीज को रैंक किया गया ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में। बात आती है कि जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको कहा जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। यह हर साल इस इंडेक्स को जारी करता है। टॉप का शहर इस इंडेक्स में डेनमार्क का कोपेनहेगन है, सबसे रहने लायक शहर। सेकंड पर ऑस्ट्रिया के वीना शहर को रखा गया, और थर्ड पर रखा गया ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर को। इजी। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है यह मैं आपको बता ही चुका हूं। 30 से अधिक इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक किया जाता है किसी भी देश को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक वैश्विक रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड किंगडम के लंदन का। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को याद रख लो। ये अलग अलग शहरों की और देशों की अलग अलग आधार पर रैंक तैयार करता है, रिपोर्ट निकालता है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आगे, विंबलडन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम साल भर में आयोजित किए जाते हैं। हमने काफी बार डिस्कस किया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है साल में दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, फिर आयोजित किया जाता है विंबलडन ओपन, और फिर सबसे एंड में आयोजित होगा अगस्त और सितंबर मंथ में अमेरिकी ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है, इनमें से विंबलडन ओपन का अभी आयोजन किया गया। अब यहां पर विंबलडन 2026 में मेंस और विमेंस सिंगल, अगर हम इनकी बात करें तो विंबलडन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं, है ना, इनको काफी फेमस है। तो जेनिक सिनर जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने विंबलडन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। आपको पता है, इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया। ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। ये तो हो जाती है मेंस कैटेगरी की बात, विनर और रनर अप। अगर हम विमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा, इन्होंने जीता है विमेन सिंगल का खिताब।
आपको पता है इन्होंने फाइनल में अपने ही देश की मतलब चेक रिपब्लिक की ही कैरोलिना मुचोवा को हराया है। तो विनर हो जाती है लिंडा नोस्कोवा और रनर अप हो जाती है कैरोलिना मुचोवा। ठीक है, नोस्कोवा और मुचोवा। तो ये हो जाती है, दोनों ही कहां की है, चेक रिपब्लिक की। तो मेंस और वीमेंस सिंगल दोनों विनर और रनर अप यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं कि विंबलडन 2025 का विनर कौन था, तो विंबलडन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब जेनिक सिनर ने ही जीता था। आपको पता है जेनिक सिनर लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब इन्होंने जीता और ऑल ओवर इनके करियर का ये 5वां ग्रैंड स्लैम का खिताब है। पिछले साल भी इन्होंने ही जीता था, हालांकि उस वक्त रनर अप कार्लोस अल्कराज रहे थे, स्पेन के टेनिस प्लेयर। विमेंस कैटेगरी में इगा स्वितेक ने जीता, पोलैंड की प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को हराया, ये यूएसए के टेनिस प्लेयर है। तो ये 2 साल के हो जाते हैं, लास्ट ईयर के भी मैंने आपको बता दिए। आपको पता है चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना विंबलडन ही है। 1877 में इसकी शुरुआत की जा चुकी थी और ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र टेनिस ग्रैंड स्लैम है चारों में जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और सबसे पुराना है। 1877 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2013 में कौन सा नागरिक सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो पहले हम हमारी न्यूज की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर जिनका नाम है एस जानकी। वैसे तो ये आंध्र प्रदेश से आती है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की है और तेलुगु लैंग्वेज में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी प्लेबैक सिंगिंग के रूप में। हालांकि उसके बाद काफी सारी लैंग्वेजेस में इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की है। हाल ही में एस जानकी का निधन हो गया। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको 2013 में पद्म भूषण दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। एस जानकी का कहना था कि वो भारत रत्न की हकदार है और एक और डिमांड थी कि भाई अगर किसी को आप प्राइज दे रहे हो ना तो उनके जीवन काल में ही उनको प्राइज से सम्मानित कर दो, ना कि आप मरणोपरांत फिर प्राइज दो। मतलब इनका कहना था कि आज आप मुझे पद्म भूषण दे रहे हैं तो आप भारत रत्न देने में फिर अभी 10-20 साल लेंगे और तब तक मेरा निधन हो जाएगा। तो इस आधार पर इन्होंने कहा था कि आप अगर किसी को अवार्ड दे रहे हैं तो उसके जीते जी ही आप अवार्ड दे दो। तो इन्होंने क्या किया था, 2013 में पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। तो ठीक है, प्लेबैक सिंगर एस जानकी 88 ईयर की एज में कर्नाटका के मैसूर में इनका निधन हो गया। हालांकि आंध्र प्रदेश राज्य से आती है, नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया कहलाती है। आंध्र प्रदेश राज्य की तेलुगु भाषी प्लेबैक सिंगर हैं। हालांकि काफी अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने 40,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। 17 भारतीय भाषाओं में गाने गाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। ठीक है, आंध्र प्रदेश से है एस जानकी। नेशनल फिल्म अवार्ड इनको 4 बार दिया जा चुका है। अब इनका निधन हो गया। इनके अलावा एक साहित्य अकादमी अवार्डी तमिल लेखक है जिनका नाम है पोमानी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो तमिल लेखक पोमानी, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया जा चुका है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो दोनों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एस जानकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इनको याद रखिएगा। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी 500 जीएस एमसीक्यूज को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो जीएस है वो जीएस के एमसीक्यूज हैं वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। यहां पर ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है आपके लिए। हर एग्जाम में आपको जीएस के यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए आप सभी के लिए हमने एसएससी स्टेनो के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए भी जीएस के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए थे। यहां पर जो एमसीक्यूज है ये आपको हर एग्जाम में काम आने वाले, क्योंकि देखिए लास्ट 5 ईयर के जो हमने अलग अलग एग्जाम के एनालिसिस किए हैं और वहां पर जीएस के जो क्वेश्चन हमें अधिकतर बार देखने को मिले हैं उन सभी को हमने यहां पर क्लब किया है। तो आप ज्वाइन कीजिए, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे भी सॉल्व कर देगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे ज्वाइन कीजिए पीडीएफ को। 500 जीएस एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। आगे चलेंगे हम
मियावाकी मेथड का उपयोग करके 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बनाया गया है? अच्छा, मियावाकी मेथड की बात करें ना तो ये पौधारोपण की एक जापानी पद्धति है। इसका उपयोग करके 1 घंटे में 3,61,000 पौधे रोपे गए हैं गुजरात राज्य में, और गुजरात में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्रीन कवर को गुजरात में बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना। तो गुजरात के गांधीनगर में मियावाकी मेथड का उपयोग करते हुए 1 घंटे में 3,61,000 से ज्यादा पौधे रोपित किए गए हैं, और यह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है गुजरात के गांधीनगर में। यहां पर पार्टिसिपेट किसने किया? अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने इसे आयोजित किया था, और 25,000 से ज्यादा वॉलेंटियर और जो स्थानीय लोग थे वो भी यहां पर शामिल हुए थे। तो जो प्लांटेशन ड्राइव है, एक पेड़ मां के नाम जो योजना है, एक कैंपेन है, इसके तहत शुरू किया गया था। यहां पर हम मियावाकी मेथड की बात करें, देखिए क्या होता है, एक जापानी टेक्निक है पौधारोपण की। इसमें क्या होता है, बहुत कम जगह में घना, डेंस और तेजी से बढ़ने वाला जंगल तैयार किया जाता है। इस पद्धति को विकसित करने का श्रेय एक जापानी बॉटनिस्ट को दिया जाता है। इनका नाम था अकीरा मियावाकी। तो इन्हीं के नाम पर यह पद्धति का नाम पड़ गया मियावाकी टेक्निक या मेथड। ठीक है, कैसे काम करती है? इसमें क्या होता है, केवल जो स्थानीय पौधों की प्रजातियां होती है, जो स्पीशीज होती है, उन्हीं को लगाया जाता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में उगने के लिए अनुकूल है। सेकेंड, छोटे क्षेत्रों में बहुत ही हाई डेंसिटी से पौधे लगाए जाते हैं। मिट्टी को ऑर्गेनिक कंपोस्ट से बेहतर बनाया जाता है, फिर 2-3 सालों तक उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। इससे क्या होता है, आगे चलकर 2-3 साल बाद वो जो क्षेत्र है वो डेंस फॉरेस्ट के रूप में डेवलप होता है, मतलब बहुत ज्यादा घना होता है, और फिर उसके बाद जो पौधे हैं वो भी काफी स्पीड से बढ़ते हैं। तो ये मियावाकी मेथड है, याद रखिएगा, वृक्षारोपण की एक मेथड है जो कि जापानी टेक्निक पर आधारित है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस, या फिर इसे कहा जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। यह डे हर साल मनाया जाता है 15 जुलाई को। उद्देश्य क्या है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाए जाने का? तो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल सिखाने पर इसमें जोर दिया जाता है। युवाओं को अवेयर करना एम्प्लॉयमेंट के लिए, नई नई स्किल सीखने के लिए इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में से मान्यता दी थी, हालांकि ये पहली बार 2015 में नेक्स्ट ईयर से मनाया गया, और इस बार ये 11वीं बार मनाया जा रहा है, मतलब 11वीं वर्षगांठ है इस डे को मनाए जाने की। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2026 में स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। हाल ही में भारत में पहली बार किस वायरस की पहचान सीटासाइन बर्ड्स में की गई है? तो सीटासाइन बर्ड्स की बात करते हैं ना, तो तोतों की जो प्रजातियां है ना, तो तोते की जितनी भी प्रजातियां होती है उन प्रजातियों को कहा जाता है सीटासाइंस बर्ड। तो अभी क्या हुआ है कि भारत में पहली बार एक वायरस की पहचान की गई है सीटासाइन बर्ड्स में। इस वायरस का नाम है पैरेट बोर्ना वायरस 4, क्योंकि ये तोतो या पैरेट की प्रजाति में देखने को मिली है, पैरेट बोर्ना वायरस 4। तो असम वेटरिनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी, तो ये एक यूनिवर्सिटी है असम के गुवाहाटी की, इनके वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार पैरेट बोर्ना वायरस 4 वायरस की पहचान की है और इसका आनुवंशिक विश्लेषण किया है। एक्चुअल में ये जो वायरस है ना, तोते या फिर जो पैरेट फैमिली है जिसे सीटासिन बर्ड्स कहा जाता है, इन पक्षियों में इसका संक्रमण देखने को मिलता है। ये जो वायरस है ना, इस सीटासाइन पक्षियों में गंभीर बीमारियां फैलाता है, जिससे मतलब एक ऐसी डिसीज फैलाता है जिससे इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम जो है वो इफेक्ट करता है, और फाइनली पक्षियों की जान भी चली जाती है। तो पहली बार इंडिया में ये वायरस खोजा गया है पैरेट बोर्ना वायरस 4। किसमें खोजा गया?
तोतों की प्रजातियों में खोजा गया है। अब अगर हम सीटासाइन बर्ड्स की बात करते हैं, पूरी पैरेट फैमिली यहां पर मैंने मेंशन कर दी है, देख लेना आप, है ना। लव बर्ड भी होते हैं इसमें, मकाऊ भी होता है, तोता ही है ये एक प्रकार का, और ऐसे काफी सारे अलग अलग तोते होते हैं जो रंग बिरंगे भी होते हैं। तो इन सभी को सीटासाइन बर्ड्स की कैटेगरी में गिना जाता है। तो इनमें डिटेक्ट किया गया है किसके द्वारा? असम वेटरिनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये असम सरकार की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी साइंस, रिसर्च, ट्रेनिंग इन क्षेत्र में काम करती है। तो 2024 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, वैसे असम के गुवाहाटी में देखने को मिलती है। इसी ने इस वायरस की खोज की है इंडिया में पहली बार तोते की प्रजातियों में। नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? नई दिल्ली में भारत के एक बहुत ही फेमस समाज सुधारक, है ना, और एक स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिनका नाम है मन्नतु पद्मनाभन। क्या नाम है? मन्नतु पद्मनाभन। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में एक दक्षिण भारतीय समाज सुधारक हुए हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी है मन्नतु पद्मनाभन। इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया, है ना, स्टेचू का अनावरण किया। और ये जो कार्यक्रम है नैयर सर्विस सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया गया था। अब देखिए यहां पर पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि मन्नतु पद्मनाभन एक्चुअल में है कौन। तो ये केरल के बहुत ही फेमस एक सोशल रिफॉर्मर या फिर एक फ्रीडम फाइटर रहे। गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए इन्होंने एक नैयर सर्विस सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इन्होंने एजुकेशन, सोशल इक्विलिटी, इक्वल राइट्स के लिए इन्होंने काफी प्रोटेस्ट किए, काफी काम किया है। 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की। महात्मा गांधी से प्रेरित थे क्योंकि तो सवर्ण जत्था नाम का एक आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, जिसका इन्होंने नेतृत्व किया था, इसको लीड किया था। एक्चुअल में क्या है ना, जो सवर्ण जत्था नाम का एक मूवमेंट है जो इन्होंने चलाया, इन्होंने क्या किया, सवर्ण समाज को साथ में लिया और मंदिरों के बाहर सवर्ण समाजों से के लोगों को साथ में लेकर इन्होंने आह्वान किया कि जो मंदिर है वो सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए खुले हुए हैं, तो सबको आना चाहिए। तो इन्होंने नेतृत्व किया था महात्मा गांधी से प्रेरित होकर। एक और सत्याग्रह भी इन्होंने चलाया है, वाईकॉम सत्याग्रह। भारत का पहला बड़ा एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट था जो कि दक्षिण भारत में केरला में इन्होंने चलाया था। इन्हें पद्म भूषण 1966 में दिया जा चुका है और भारत केसरी की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो केरल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिनका नाम है मन्नतु पद्मनाभन। इनके स्टेच्यू का अनावरण वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने किया है नई दिल्ली में। ओके। इनकी जो सोसाइटी है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है। इस सोसाइटी की स्थापना 1914 में इन्होंने ही की थी। इसका हेडक्वार्टर भी केरला के कोट्टायम में स्थित है क्योंकि ये खुद केरला से आते हैं। पहले ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 कहां आयोजित किया गया? पहला आंसर ले लेते हैं फिर समझेंगे। पहला ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026, इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। देखिए यहां पर जब ICAI की हम बात करते हैं ना, पर्टिकुलर उस वर्ड की, तो इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में पहले ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 का इनॉग्रेशन किया। क्योंकि ये पहला एडिशन है तो हमको याद रखना पड़ेगा। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भारत और पूरे वर्ल्ड में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उद्योग जगत या गवर्नमेंट या जो भी फाइनेंशियल बोल सकते हैं विशेषज्ञ, उनको एक मंच पर लाना ताकि इकोनॉमिकली ग्लोबल इकोनॉमी पर जो इंपैक्ट आ रहा है या फिर इसको कैसे डेवलप किया जा सके, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस, इनसे जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जा सके ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि देखिए संस्था कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो CA या फिर उनके जो वर्क है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, है ना, तो
इन सभी को कैसे बूस्ट किया जाए, इनमें क्या क्या हर्डल है और इनके माध्यम से ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत की संस्था के द्वारा ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वैसे इसकी थीम भी है, लेकिन नॉर्मली कॉन्फ्रेंस की थीम नहीं पूछी जाती है, तो मैंने मेंशन कर लिए, पॉज करके पढ़ लेना, है ना। बाकी आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि कॉन्फ्रेंस की थीम कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई है। तो अभी तो ये नई दिल्ली में पहला एडिशन आयोजित हुआ है, ये अलग अलग फेज में चलेगा, क्योंकि पहला फेज पहला एडिशन का है, तो नई दिल्ली में, ये याद रख लेना। इसके बाद अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, ये अलग अलग जगह पर पूरे साल भर आयोजित किया जाएगा, पर शुरुआत नई दिल्ली से हुई है पहले फेज की। अब जो आयोजित करवाने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसी का नाम आया है। भारत सरकार की एक स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। एक्ट के माध्यम से ये एक वैधानिक निकाय बना है, जो कि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एग्जाम होती है, जो एजुकेशन है, जो उनकी ट्रेनिंग है, इन सभी को रेगुलेट करता है। उनका जो प्रोफेशन है उनको संचालित और उनके लिए नियम बनाने वाली संस्था है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस संस्था की स्थापना 1949 में की गई, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। CA प्रसन्न कुमार डी वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष हैं। 1949 में ये बनी थी संस्था, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत, क्योंकि एक स्टेचुरी बॉडी है, तो एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया था। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नया नाम क्या रखा गया है? सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा सेंट्रल विस्टा, जो कि दिल्ली में है, आपको पता है नया पार्लियामेंट भवन का जो प्रोजेक्ट है उसको भी क्या कहा जाता है? सेंट्रल विस्टा। तो अब जो सेंट्रल विस्टा एरिया है ना, संसद भवन उसके आसपास का क्षेत्र, उसको कर्तव्य भवन परिसर के रूप में नया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कर्तव्य भवन परिसर या कॉम्प्लेक्स। तो केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट एरिया का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अब सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट की जितने भी रेफरेंसेस है, उसमें सेंट्रल विस्टा की जगह ये नया नाम यूज किया जाएगा, जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित होंगे, है ना। नया परिसर में कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन और भविष्य में जो बनने वाली अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, उन सभी को शामिल किया जाएगा। तो ऑल ओवर पूरे एरिया को नाम दिया गया है कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल विस्टा एरिया को कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स के नाम के रूप में नया नाम दिया गया है। कुछ समय पहले भी काफी नाम बदले गए थे। देखिए, सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जहां पर भारत सरकार के सभी इंपॉर्टेंट जो ऑफिसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? मॉडर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग का निर्माण करना और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट के तहत अलग अलग मंत्रालयों को एक ही परिसर में लेके आना। तो जो कनेक्ट है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का क्षेत्र, ये जो नया क्षेत्र है इसमें कनेक्ट किया जाएगा, या फिर इसको नया नाम दिया गया है कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स। पहले जो नाम चेंज किए गए थे ना, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया था नई दिल्ली में 2022 में, है ना। कर्तव्य पथ 2 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जो कि राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से कनेक्ट करता है। फिर एक नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो उसका कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम किया गया था सेवा तीर्थ। फिर इसके बाद सेंट्रल विस्टा का नाम चेंज किया गया है कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स। लास्ट क्वेश्चन, मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन के लिए भारत का पहला भारतीय मानक तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो जो मैग्रो इकोसिस्टम है, मैग्रो वनस्पति है, उनके संरक्षण के लिए, उनके पुनर्स्थापन के लिए भारत का पहली बार भारत में भारतीय मानक तैयार किए जा रहे हैं मैग्रो वनस्पति के संरक्षण के लिए, और यह तैयार करने वाली संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इन सभी स्टैंडर्ड को तैयार कर रही है, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत में पहली बार मैग्रो इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड तैयार करने का काम कर रही है। देखिए उद्देश्य क्या है? पूरे देश में जो मैग्रो रिस्टोरेशन है, पुनर्स्थापन के लिए एक समान कानून हो, एक समान साइंटिफिक गाइडलाइंस तैयार की जा सके। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, सभी जो राज्य हैं मैग्रो इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को आधार बनाकर कोई भी योजना बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे, तो इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही
मैग्रो इकोसिस्टम को सेव किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है। मैग्रो वनस्पति ये क्या है? आप सभी को पता है, जब भी बात आती है भारत में सबसे बड़े मैग्रो वन क्षेत्र की, तो सुंदरवन का डेल्टा हमारे ध्यान में आता है। मैग्रो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि कोस्टल एरिया में, है ना, या फिर टाइडल जो एरिया होते हैं वहां पर उगते हुए दिखाई देते हैं। मृदा अपरदन को रोकना, कोस्टल इरोशन को रोकने में, समुद्री बायोडायवर्सिटी की रक्षा में काफी मदद करते हैं। और जो तटीय क्षेत्र हैं उनको प्राकृतिक आपदा, किसी प्रकार की सुनामी वगैरह प्राकृतिक आपदा से बचाने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऑल ओवर जो मरीन इकोसिस्टम है उसका एक पार्ट है जिसे कहा जाता है मैग्रो वन क्षेत्र या मैग्रो इकोसिस्टम। अगर हम भारत में मेजर मैग्रो एरिया देखें तो सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, सुंदरवन का डेल्टा मैग्रो वन क्षेत्र है। दलदली भूमि में समुद्र किनारे ये पेड़ उगते हैं, तो ये सुंदरवन सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा गुजरात के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, जो भी कोस्टल एरिया है, अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे क्षेत्र, यहां पर इंडिया में मैग्रो वनस्पति की उपलब्धता देखने को मिलती है। तो इसी के संरक्षण के लिए नेशनल स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ठीक है, सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा मैग्रो फॉरेस्ट है। वैसे मैग्रो फॉरेस्ट की संरक्षण के लिए एक योजना लाई गई थी, एक प्रोग्राम चलाया गया था, मिस्टी प्रोग्राम। ये काफी स्टूडेंट भूल गए होंगे, कभी पढ़ा भी होगा तो। इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। मिस्टी प्रोग्राम था, मैग्रो फॉरेस्ट के संरक्षण और विस्तार के लिए यह शुरू किया गया था। इसका टारगेट था 540 स्क्वायर किलोमीटर मैग्रो रिस्टोरेशन का कार्य करना। 9 कोस्टल स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में यह चलाया गया था। 2029 तक इसकी अवधि रखी गई थी और 600 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित किया गया था। तो यह मिस्ट्री प्रोग्राम है मैग्रो वनस्पति क्षेत्र संरक्षण के लिए था। डन। तो यहां पर 14 जुलाई के हमारे करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। लास्ट डे के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। टाइम आउट की वर्ल्ड से हैप्पीएस्ट सिटी 2026 सर्वे में भारत का कौन सा शहर दुनिया का 6ठा सबसे खुशहाल शहर बना है? तो ये कौन सा है? जयपुर। वर्ल्ड बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितनी फाइनेंशियल हेल्प को मंजूरी दी है? तो ये 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य स्वदेशी अस्त्र MK1 की आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ है। अस्त्र MK1 क्या है? तो ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है या मिसाइल है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो यह रैंक दी गई है 3rd। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह मेजबानी करेगा कौन? तेलंगाना। भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन किस अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर रवाना होंगे? तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी की 28वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई कोयंबटूर में। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हायर एजुकेशन में सबसे अधिक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो किस राज्य का है? तो यह देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य का। IUCN रेड लिस्ट 2026 के अनुसार डीप सी माइनिंग में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जीव समूह है? तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट मॉलस्क हैं। ये हो गए हमारे कल के सेशन के करंट अफेयर रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये तमिलनाडु की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भारत में शोला वन मुख्यतः पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, है ना, वेस्टर्न घाट दक्षिण भारतीय क्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां है? तो ये वॉशिंगटन DC USA में है। ये कल के सेशन के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय राजा का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? और विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट करो,
कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।